हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जितने भी आपके एसएससी में पूछे गए हैं या और एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए स्पेशली क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी फ्रेम किए गए हैं। क्वेश्चंस को बार बार रीचेक किया गया है। इन केस फिर भी कोई मिस्टेक होती है आप प्लीज़ कमेंट करें। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम के अजैविक घटक हैं। तो बात करते हैं हमारे जो एबायोटिक कंपोनेंट या जिन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं, जो आप सिंपल सा याद रख सकते हैं, जो आपके जिंदा नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपके लाइव नहीं होते हैं या अलाइव नहीं होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर, ग्रेविटी, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सब आपके अजैविक या एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो आपके ज़िंदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका होगा इसमें ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जैसे तापमान, हवा, गुरुत्वाकर्षण, नमी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हमारे कुछ और भी हो सकते, जैसे वाटर हो गया, ग्रेविटी तो हमने देख ही लिया है, तो ये सभी, विंड हो गया, ये आपके सभी के अजैविक घटक हैं। बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट या जिन्हें हम जैविक घटक भी कहते हैं। तो बायोटिक या जैविक घटक में हमारे आ सकते हैं जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ह्यूमन हो गया, या और ये सभी आपके जैविक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ। आपको बताना है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो किसके सेवन के कारण होता है। जब उसका आप ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो वो आपके लिए घातक होता है। तो आपको बताना है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, आपके पास चार ऑप्शन है, कैडमियम, मरकरी, फ्लोराइड या नाइट्रेट। मरकरी को ही हम पारा भी कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है, जैसे आप, ये बेसिकली बच्चों में ज़्यादा होता है, जब आप इसका नाइट्रेट का एक्सेस या ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, जैसे आपके पानी में घुला होगा, तो आपका जो बच्चा है वो, उसकी जो कलर है, स्किन कलर, वो नीले कलर में या ब्लू कलर में चेंज होने लग जाता है। उसे ही हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। एक इसका एक और नाम भी है, वो आप याद रखिएगा, मिथाइमोग्लोबिनिया। मिथाइमोग्लोबिनीमिया। तो ये भी ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम का ही दूसरा नाम है। देखिए इसमें होता क्या है, जो आपको पता है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वही आपका ऑक्सीजन कैरियर होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ही आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है। ये क्या करता है कि जो वो हीमोग्लोबिन के साथ इस तरीके से बाइंड होता है कि वो नाइट्रेट की बॉडी की जो ऑक्सीजन है, ठीक है, बॉडी में जो ऑक्सीजन जानी थी उसे ये रोक देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। आप सिंपली ये बात ध्यान में रख सकते हैं। बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पारा से, कि पारा अगर आपने ज़्यादा एक्सेस में ले लिया है, ठीक है, उसका इंटेक कर लिया है, तो कौन सी बीमारी होती है। तो पारा से आपको पता है, पारा से होती है आपकी मीना मीनामाटा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मीनामाटा। ये आपकी एक जापानीज सिटी भी थी या होगी। ठीक है, तो मीनामाटा डिजीज भी आपका मर्क्यूरी या पारा के एक्सेस इनटेक से होता है। तो बात करते हैं आपके कैडमियम से।
कैडमियम से आपकी कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम से होती है आपकी इटाई 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 इटाई। और इसके हम और भी कह सकते हैं कि इसी ही कहते हैं हम बोन सॉफ्टनिंग। मतलब कि आपकी जो हड्डियां होती हैं उनके उनमें मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत वीक हो जाती है, इसे कहते हैं हम बोन सॉफ्टनिंग। और बात करते हैं आपके जो ये फ्लोराइड्स होते हैं, इससे आपकी जो बीमारी होती है स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस, आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिसा इज अ टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट। एलिसा एक टेस्ट होता है, वो किस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, HIV, एपिलेप्सी, एनीमिया या एल्जाइमर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन इजी होंगे क्योंकि आपने पढ़ा है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इन क्योंकि हमारा जो एक मेंटल एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि अगर क्वेश्चन इजी है तो वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है, वो यूज़फुल नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, कभी भी क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो उन लोगों का भी ध्यान होता है जिनकी तैयारी कम होती है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी था, और हम सम टाइम क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और हम मिस्टेक्स भी इजी क्वेश्चंस में ही करते हैं, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं आप उस पर फोकस करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो सभी से होता है या नहीं हो पाता है। तो आपको ये मत सोचना है, मार्क्स आपको एक ही मिलेगा, आप चाहे इजी क्वेश्चन करें चाहे टफ क्वेश्चन करें। बात करते हैं आपकी एल्जाइमर की, कि आपकी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसमें ऐसा होता है कि एल्जाइमर आपका ज़्यादातर जो आपके ओल्डीज होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। आप चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपकी एल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है। आपको मुझे बताना है एनीमिया, जो आपकी खून की कमी होती है, वो किस विटामिन के कारण होती है? अगर आप उस विटामिन को नहीं लेते हैं तो आप में एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एपिलेप्सी तो आपको पता ही, जो आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन मैन? आपको बताना है मनुष्य में पुरुषता के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन जिम्मेदार है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, XY। ये होता है आपके लिए पुरुषों के लिए, या जिसे हम मेल कहते हैं। बात करते हैं अगर आपसे फीमेल का पूछा जाए, तो फीमेल में कौन से ये पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं XX। ये आप याद रख सकते हैं। और हमारे शरीर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में मुझे भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हिंदी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी जो साइंस थी, अब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, बट फिर भी आप समझ सकते हैं 23 पेयर हमारे क्रोमोसोम के ह्यूमन बॉडी में होते हैं। और आपको याद रखना है क्रोमोसोम से रिलेटेड एक सिंड्रोम होता है जिसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। देखिए ये जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो 22 पेयर तो सेम होते, चाहे आपका मेल है या फीमेल है। जो आपका जो तीसरा लास्ट जो आपका पेयर होता है 23rd, वही जैसे यहाँ पे XX या XY, वही बताता है कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल, मतलब वही सेक्स डिटर्मिनेशन करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। आपको बताना है DNA
टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन सी वॉटसन और क्रिक हो गया। यहाँ पर देखिए ये वर्ड से कन्वर्ट किया गया है टेक्स्ट को इंग्लिश से हिंदी में, तो आप समझ सकते हैं कि सम टाइम मिस्टेक हो जाती है उसमें भी, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट जो जो उसे समझ आता है वो उसे चेंज कर देता है। तो यहाँ पे वाटसन और क्रिक होगा, क्रिकेटरों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जब भी इन्वायरमेंट की बात आती है तो कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे आपका मॉन्ट्रियल हो गया, बेसल प्रोटोकॉल हो गया, कोयोटो प्रोटोकॉल हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंध रखता है। आपके पास ऑप्शन है ई वेस्ट, ओजोन लेयर और वाटर पॉल्यूशन, नन ऑफ द एबव, यानी ई कचरा, ओजोन परत, जल प्रदूषण या उपरोक्त इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन लेयर या ओजोन परत। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके हिसाब से ओजोन लेयर ना हो, वहाँ पर CFC एमिशन हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करता है या नष्ट करता है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। ई कचरा आप सभी को ही पता है, जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसे हम कहते हैं। बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है बेसल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओजोन लेयर, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, सी वाटर पॉल्यूशन, ट्रांस बाउंड्री, हैजर्डस डंपिंग। आपको बताना बेसल प्रोटोकॉल किससे संबंध रखता है? ओजोन परत, जंगलों का जलना, समुद्री जल प्रदूषण या सीमा पार खतरनाक डंपिंग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांस बाउंड्री हैजर्डस डंपिंग, सीमा पार खतरनाक डंपिंग, या आपकी जो इलीगल डंपिंग करते हैं उसके लिए भी आपका बेसल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई ताजमहल इज सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर? आपको बताना है ताजमहल जो है वो संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। होता क्या है, हाँ, यहाँ पर इसमें कैंसर क्यों हो रहा है या ताजमहल क्यों इतना इशू रहता है, वहाँ पर आगरा में ही एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, तो वहाँ से जो है पॉल्यूटेंट निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, और वो वाटर के साथ सॉरी, जो हमारा जो बारिश होती है, ठीक है, उसके साथ वो मिलकर या आपके जो इन्वायरमेंट में जब वो चला जाता है, जब वो रिएक्ट करता है तो वो आपके एसिड रेन के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, तो जब एसिड रेन होती है तो जो आपका संगमरमर है उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जो आपको वहाँ पर क्रैक्स देखने को मिल गए हैं, उसका जो बिल्डिंग का कलर है वो चेंज हो रहा है, तो इस कारण ही इसे हम संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। एसिड रेन जो हमारी होती है, एसिड रेन का जो अगर आपसे पीएच पूछा जाए तो आपका जनरली ये 4 के आसपास होता है, 4 से 4.2 के आसपास होता है। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ कयोटो प्रोटोकॉल? देखिए हमने इसमें तीनों कर लिए आपके, बेसल भी, मॉन्ट्रियल भी और कयोटो भी। तो आपको बताना है कयोटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग या आपका क्लाइमेट चेंज, झीलों का संरक्षण, जैव विविधता, आर्द्र भूमि, वैश्विक गर्मी या जलवायु परिवर्तन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग। या यहाँ पर आपसे कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर इसमें ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग ना हो और ग्रीन हाउस गैसेज हो, ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वही आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होती है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा
क्योटो प्रोटोकॉल। और इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्री स्पीशीज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री इज पीपल, गुलमोहर, यूकेलिप्टस, मैंगो। आपको बताना है पेड़ प्रजातियों में सबसे अधिक सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल होने वाला वृक्ष कौन सा है। तो चार ऑप्शन थे, पीपल, गुलमोहर, यूकेलिप्टस और आम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। देखिए ये आपका जो सोशल फॉरेस्ट्री में क्यों यूज़ होता है, यूकेलिप्टस आपकी जो लकड़ी की डिमांड होती है उसे पूरा करता है, आपके पर्सनल यूज़ के लिए भी और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी। तो यूकेलिप्टस की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको बताना है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। आप याद रख सकते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं आपकी, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा, कई बार पूछा गया है, एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, जो आपका वाइट रेवोल्यूशन था या सफ़ेद क्रांति थी, वो आपकी जो आपके डेयरी के प्रोडक्ट थे या मिल्क प्रोडक्ट थे उससे रिलेटेड थी, आप याद रख सकते हैं। और उसके जो फादर थे वो थे वर्गासे कुरियन, वर्गासे कुरियन। आप ये भी याद रख सकते हैं। एक आपका रेवोल्यूशन होता है राउंड राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन जो होता है वो आपका पोटैटो से संबंध रखता है, राउंड, ये आप याद रख सकते हैं, गोल जिसे कहते हैं, गोल रेवोल्यूशन। और आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन कौन है। एक आपका और होता है ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे होता है, कई बार पूछा गया है। आपका होता है क्रूड ऑयल, जो आपके कच्चा जो तेल होता है उसे ही हम काला जो है वो क्रांति, काली क्रांति के नाम से जाना जाता है या ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आपका एक शायद पिंक रेवोल्यूशन होता है, वो आपका जो अनियंस वगैरह हो गए उनके उससे जाना जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो चुना गया था सबसे पहले, वो आपको मुझे बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कौन सा स्टेट चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्री जनरली नोन एज ग्रीन गोल्ड। आपको पूछा है ग्रीन गोल्ड, बट विच इज़ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। पेड़ जो आमतौर पर ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है लेकिन जो एक पारिस्थितिक आपदा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, बरगद, पीपल, यूकेलिप्टस, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा है जो ग्रीन गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है और दूसरी तरफ वो एक आपदा भी है, इकोलॉजिकल आपकी जो डिजास्टर भी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। मैंने आपसे अभी जैसे कहा कि यूकेलिप्टस है जो आपकी वुड डिमांड्स को मैनेज कर लेता है, चाहे आपका वो पर्सनल यूज़ है या आपका इंडस्ट्रियल यूज़ है। देखिए पर्सनल यूज़ कम होता है बट इंडस्ट्रियल यूज़ जो बहुत होता है आपकी जो वुड होती है। तो होता क्या है, जो आपका यूकेलिप्टस होते हैं वो वाटर को ज़्यादा लेते हैं, मतलब वाटर इनटेक उनका बहुत होता है, मतलब पानी को वो ज़्यादा सोखते हैं, जिससे क्या होता है जो सॉइल होती है उसका इरोजन होता है और पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए ही आप इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर भी कहते हैं। मैं आपसे मान लो पूछूं कि ग्रीन गोल्ड का आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए, ग्रीन गोल्ड ट्री। तो इसका जो आंसर है आपका वो होगा बैम्बू, बांस। क्योंकि बांस हमारा देखिए आजकल
कितना ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपने घर में देखा होगा, जब हम शटरिंग करते हैं, ठीक है, तो हम बांस की शटरिंग भी करते हैं बीच बीच में, ठीक है, तो कुछ उसके जो बने होते हैं उससे भी आपके जो आप जनरली आपने देखा होगा, जो हमारे घर में वो फंक्शंस में टेंट वगैरह लगते हैं तो उसमें आपके बैम्बू ही यूज़ होते हैं सपोर्ट के लिए। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ों को हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, बट प्योर साइंटिफिक फॉर्म में हम उन्हें रिलेट नहीं कर पाते हैं। आपके लिए एक अंदाज़ा ही बहुत होता है कि चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ। जो आपकी रेड डेटा बुक होती है वो एक खाता होता है जो प्रदान करता है किसके बारे में, इंडेंजर्ड प्लांट्स ओनली, फॉसिल प्लांट्स, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल ओनली। जो आपके लुप्त प्राय पौधों के बारे में बताता है, जीवाश्म पौधों के बारे में, या फिर लुप्त प्राय पौधों और जानवरों के बारे में, या विलुप्त जानवरों के बारे में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। आपको मुझे बताना है जो आपकी रेड डेटा बुक है वो कौन जारी करता है। द प्लांट फ्रॉम विच कोकोआ एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज। जिस पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त की जाती है वो क्या है। वो हर्ब, श्रब, स्मॉल ट्री, वेरी बिग ट्री। वो जड़ी बूटी है, झाड़ी है, छोटा पेड़ है, या बहुत बड़ा पेड़। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी केप्ट इन द कंटेनर मेड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, लेड एंड स्टील। आपको बताना है जो आपके रेडियो सक्रिय सामग्री है उन्हें किस कंटेनर में रखा जाना चाहिए, आयरन, एल्यूमिनियम, सीसा यानी इस्पात। देखिए जब मैं ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी क्या कह सकते हैं, बट एक थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इसका आंसर बुक में नहीं देखता जिसे मैंने फॉलो किया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो मैं लेड पे ही करने वाला था और इसका ये राइट आंसर भी है। बट जो मैंने आंसर पढ़ा बुक में वो था स्टील। तो देखिए मैंने फिर इसके बारे में थोड़ी सर्च करी। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रेडियो एक्टिव मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि आपके इसमें 5 टाइप के आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल की इन्होंने किया है स्टोरेज के लिए। जैसे आपका एक्सेप्शनल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो अभी हमारे हमीरपुर बोर्ड से यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें जो राइट आंसर था वो था आपका लेड। उन्होंने ये कहा था कि लेड क्यों यूज़ होता है आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन ये था, तो ऑप्शन आपको पता ही है कि लेड भी आपका राइट आंसर है। बात करते हैं स्टील की। जब आपको बहुत ही हाई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को स्टोर करना होता है तो आप स्टील के कंटेनर्स में उसे स्टोर करते हैं। तो देखिए आपके दोनों ही आंसर सही हैं। अब मान लीजिए आपके पास दोनों आ जाएं, अगर तो लिखते हैं वो हाईली हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, तो आपको स्टील करना चाहिए। अगर आपसे सिंपली पूछा जाता है कि आपको कौन से रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में आपको कौन से उसमें कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं लेड। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है, जैसे स्पेशली हम अगर एसएससी की बात करते हैं, तो एसएससी ने कुछ क्वेश्चंस अपने ऐसे माने हैं, आप उन्हें चाहे स्टैंडर्ड बुक्स दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, वो अपने ही क्वेश्चंस जो उन्हें लगता है अपने ही आंसर्स को वो एक्सेप्ट करते हैं, आप उन्हें चैलेंज भी कीजिए। उसी तरीके से हमारे हमीरपुर बोर्ड ने अगर इसे लेड माना है तो आप उसे लेड ही माने, क्योंकि लेड भी आपका राइट आंसर है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेड आपका गलत है, बट देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि तो कम रेडियो एक्टिव मटेरियल है या बहुत हाई है। जब आपका बहुत हाई होगा तो आपको स्टील कर लेना चाहिए। जब आपसे जनरली पूछा जाए तो आप पीबी लेड यानी सीसा जिसे हम कहते हैं वो आपको करना चाहिए। तो सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के दो दो तीन तीन आंसर होते हैं। और अगर आप इसे देखिए एमसीक्यू, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मैक्सिमम आपको गूगल बताएगा लेड के बारे में, फिर आपको आंसर्स आएंगे स्टील के बारे में भी। तो आपको एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बट मैंने इसे थोड़ा सर्च किया तो जाके मुझे भी इन बातों का पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स।
दर्पण की चांदी में किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपके पास है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ। जीवाणु, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ। तो जो आपका इन्फ्लुएंजा होता है वो आपका वायरस होता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस। देखिए आपसे जो, अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो ऐसा होता है कि आपसे एक वायरस से, एक आपके प्रोटोजोआ से, फंजाई से, बैक्टीरिया से, इनसे आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिजीज़ किस कारण होता है। तो अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो आपका जनरली टीबी यानी जिसे हम तपेदिक कहते हैं, वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। बात करें अगर आप प्रोटोजोन, जैसे आपकी मलेरिया हो गया या आपका डाइसेंट्री हो गया, तो ये बीमारी आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली है। वायरस का जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तो इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर आपका चिकन पॉक्स हो गई, चिकन पॉक्स हो गई, या आपकी हर्ब्स हो गई, HIV हो गया, एड्स का होता है ना एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मीजल्स होगी, रूबेला हो गया आपका। तो ये आप याद रख सकते हैं। इन्फ्लुएंजा को ही हम फ्लू भी कहते हैं जनरल से अगर हम बात करें, तो ये आपका वायरल इन्फेक्शन होता है, ये स्प्रेड होता है एक से दूसरे के लिए, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसे किसने फाउंड किया था या बनाया था? तो इसका जो हमारा चेचक जो थी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। चेचक की जो वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी आपके एडवर्ड जेनर ने। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट? गाजर में पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में विटामिन कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। देखिए आप कैसे याद रख सकते थे, आपने घर में अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हमें अगर आंखों को रोशनी के लिए आपको विटामिन ए के लिए कैरेट को खाना चाहिए। आप ये जनरली हम कहते हैं कि अगर आपको आंखों की रोशनी को बरकरार रखना है तो आपको कैरेट खानी चाहिए, यानी कि गाजर खानी चाहिए। तो जो विटामिन ए होती है वो आपकी जो हमारी आंखों की रोशनी है उससे ही लिंक करती है। तो आप एक आइडिया लगा सकते थे कि इसमें विटामिन ए ही आंसर होगा। बाकी बात करते हैं, आपको पता है विटामिन बी से आपका बेरी वेरी डिजीज़ होता है, सी से आपका स्कर्वी होता है, ऑप्शन विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है। देखिए विटामिन बी में तो आपकी B1, B2, B3, B5, B12 ये सारी आती हैं। मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू अ प्लेयर फॉर इंस्टेंट एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या उपरोक्त? आपने देखा होगा जब भी आप स्पेशली क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो वहाँ पर वो किसी भी टाइप की ड्रिंक्स लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तो हम सॉरी सिंपल पानी होता है, तो उससे तो आपको पता ही है, जो उसमें कार्बो ड्रिंक्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। कुछ लोग तो जैसे मैंने सुना भी था कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती हो रही थी, तो मुझे बता रहे थे कि कुछ लोग रेड बुल पी कर जा रहे थे कि इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और मैं अच्छे से रन करूँगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप इनको अपनी सोशल लाइफ या जनरल लाइफ से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट, और मैंने आपको एक फॉरेस्ट गार्ड का ही एग्जांपल भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में, आइए बात करते हैं।
तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, हेप्टिक पोर्टल वेन एंड रेनल वेन। तो अगर आप सिंपल सी इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। एक बात करते हैं, जो आपकी जो ऑक्सीजनेट जिसमें ऑक्सीजन युक्त जो हमारा रक्त होता है उसे कौन वैसे कैरी करते हैं, वो होती हैं आपकी आर्टरीज, या जिसे हम धमनी कहते हैं। जो धमनी होती है आपकी उसमें हमारा ऑक्सीजन वाला खून होता है। ठीक है, आपको पता है हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती है। और जो आपकी वेन्स होती हैं, जैसे हम वेन्स आपने देखी भी होगी जब हम जिम में जाते हैं, ठीक है, तो उनके ऐसी वो नसें सी निकली होती हैं बाहर को, तो वही वेन होती है। वो आपने देखा होगा उनमें थोड़ा ग्रीनिश या थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप का कलर होता है, तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारी दिखती हैं वेन्स, तो उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। पर यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्शन की बात करी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हमें पता होता है कि जिसमें ऑक्सीजन होता है वो आर्टरी होती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है ब्लड वाले में, वो कौन कैरी करते हैं, वो वेन कैरी करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा हमारा पल्मरी वेन। ठीक है, एक आपकी जो वेन है, वैसे वेन आपकी जो गंदा खून आप जिसे कह सकते हैं, या फिर जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें उसे वो कैरी करती हैं। पर जो आपकी पल्मोनरी वेन होती है वो कौन सा खून, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, उस खून को ये कैरी करती है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि जो आपकी वेन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस ब्लड, जो आपकी आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजन प्लस ब्लड होता है। पर जब हम एक ऐसी वेन की बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, वो होती है आपकी पल्मोनरी वेन। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? टेलबोन, स्प्लीन, थायराइड, गॉल ब्लैडर। आपको बताना है मानव शरीर में एक अवशेष अंग कौन सा है? टेलबोन, तिल्ली। देखिए थोड़ा सा हिंदी में मुझे लगता है कि मिस्टेक हो सकती है, बट जो राइट आंसर है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। या पिताशय, अवटू, ये मुझे नहीं पता है अवटू किसे कहते हैं, तो शायद ये राइट इसकी ट्रांसलेशन होगी या नहीं, ये आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं जो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है वो कौन सा है आपका, वो है टेल बोन। अब बात करते हैं स्प्लीन की। देखिए स्प्लीन कई ऑप्शंस में आता है। स्प्लीन का काम क्या होता है, जो आपका ये ब्लड को फिल्टर करता है। जो ब्लड में आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट टिश्यू हो जाते हैं, उनसे ये हमें मतलब फ़िल्टर करने के लिए स्प्लीन यूज़ होता है। यही इसका फंक्शन होता है। जो ब्लड से जो भी वेस्टिजियल चीज़ें हैं उन्हें ये रिमूव करता है, फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज पेस मेकर एसोसिएटेड? आपको बताना है पेस मेकर हम बॉडी के किस पार्ट में यूज़ करते हैं। तो आप सभी को ही पता है जो हमारा पेस मेकर है वो हमारा हार्ट से यानी कि हृदय से रिलेट करता है। ये आर्टिफिशियल होता है पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसेंशियली फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो देखते हैं आपके एमाइलेज, थ्रोम्बिन, पेप्सिन या रेनिन। ये खून का थक्का जमने के लिए कौन सा एंजाइम ज़रूरी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। अब आप ये याद रख सकते हैं जो हमारा रेनिन होता है, रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? रेनिन हमारा किडनी से सिक्रेट होता है, आप ये याद रख सकते हैं। और जो रेनिन होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को जो रेगुलेट करने वाले जो सिस्टम होता है वहाँ पे ये काम होता है। तो आप रेनिन का थोड़ा आप ब्लड प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन? ये आपको पता ही है, जो हमारे कौन सी ग्रंथियाँ है जो आपके गुप्त विकास हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। तो हमारा जो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। आपको पता है इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं।
पैंक्रिया जो आपका सिक्रीट करती है वो आपकी इंसुलिन, ये आप याद रख सकते हैं। यानी कि अग्नाशय से आपका कौन सा निकलता है, आपका निकलता है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किस कारण होता है आपको बताना। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस, फफूंद या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, पोलियो जो होता है आपका ये एक वायरस होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय पायरिया, पायरिया आपको बताना है बॉडी के किस पार्ट में होता है। आइज, स्मॉल इंटेस्टाइन, टीथ एंड गम या लीवर। पायरिया आपकी नेत्र, छोटी आंत, दांत और गम या यकृत में, इनमें से किन में से होता है। तो आप सभी को ही पता है पायरिया हमारे दांत और गम में होता है। आपने क्या याद रखना है, जिंजेवाइटिस, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट मैं सही बोल रहा हूँ, जिंजेवाइटिस, ये आपको याद रखना है। ये आपकी यही प्रॉब्लम होती है जो दांत और गम से रिलेट करती है, आपके जैसे ब्लड से खून आता है, तो आप याद रख सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि आपके टूथपेस्ट में क्या नमक है, वो यही कारण है। अगर आपके जो टूथपेस्ट होना चाहिए उसमें नमक ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि दांतों की अच्छी हेल्थ के लिए आपको वाटर को सर्कुलेट करना चाहिए विद सॉल्ट अपने मुंह में। तो आप छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकते हैं। देखिए, जब भी कुछ भी एड्स चलती है आपके, चाहे टीवी में चले चाहे रेडियो में, तो उसका बताने का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो वहीं से आपके कई बार बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप अटेंशन रहते हैं, हर चीज़ को लेकर अटेंटिव रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको, जनरल साइंस का पोर्शन यही तो है जो हम आसपास देख रहे हैं, तो चीज़ों को हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आपको पता है कैंसर के लिए हमारी कौन सी थेरेपी चलती है, कैंसर के लिए चलती है हमारी कीमोथेरेपी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर आप ऑप्शन जी जो यहाँ पे कीमोथेरेपी, जैसे युवराज सिंह को हुआ था, तो कई कई लोगों को हो चुका है कैंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए कौन सा प्लांट यूज होता है, सर्पगंधा, नीम, बबूल या तुलसी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। रियोमेटिक हार्ट डिजीज इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एस्पिरिन, स्टेप्टोमाइसिन, मिथाइल डोपा या पेंसिलिन। तो आपके रियोमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, आजकल हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। जैसे आपके कुछ फेमस एक्टर्स हैं, उनकी भी डेथ हुई है अभी रिसेंट, तो अभी साउथ सिनेमा से हुई है। और आपके सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, आप सभी को ही पता है। तो रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो आपके वॉल्व्स होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है वो कैसे ट्रीट हो सकता है, एस्पिरिन। आपने, मैं जनरल भाषा में अगर बात करूं, कहते हैं कि जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा होता है, अगर उनके पास डिस्प्रिन जिसे हम कहते हैं, डिस्प्रिन या एस्प्रिन हो, तो वो उन्हें अपनी जीभ के नीचे रख लेनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जो हमारा एस्प्रिन होती है वो ब्लड के सर्कुलेशन में थोड़ी हेल्प करती है। जो हमारा खून बहुत गाढ़ा होता है उसकी सर्कुलेशन में हेल्प करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका होता है उन्हें अपने पास हमेशा ही एस्पिरिन को कैरी करना चाहिए। देखिए, मैं आपको हमेशा ही चीज़ें जनरल भाषा में इसलिए बताता हूँ ताकि हम रिलेट कर सकें। इतनी देखिए, इतनी मेडिकल फील्ड की नॉलेज मुझे भी नहीं है कि मैं आपको एक एग्जैक्ट रीज़न बता सकूँ कि क्यों एस्पिरिन ही होती है। आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, करेक्टली आंसर करना है। पीएचडी हम में से किसी को भी नहीं करनी है क्योंकि हम एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेंसिलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज इज कॉज्ड बाय। तो रेबीज किस कारण होता है, रेबीज होता है हमारा
ऑप्शन बी वायरस की वजह से। तो आप ये याद रख सकते हैं। रेबीज किसके काटने से होता है? जैसे आपके कुत्ते हो गए, इनके काटने से, या आपके बिल्लियाँ हो गई, इनके काटने से आपको रेबीज हो सकता है। द डिजीज दैट इज कॉज बाय वायरसेस। तो आपके पास चार ऑप्शन है: टाइफाइड, कोलेरा, कॉमन कोल्ड या टेटनस। वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं आई एम सॉरी, टाइफाइड, हैजा, सामान्य सर्दी खांसी या धनुस्तंभ। मैंने भी पहली बार ही सुना धनुस्तंभ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉमन कोल्ड, यानी कि सामान्य सर्दी खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज ऑफ। जो जॉन्डिस होता है वो आपके कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो जो जॉन्डिस होता है हमारा, वो लीवर से रिलेट करता है। तो यानी कि यकृत। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉन्डिस इसलिए होता है कि आपकी जो वाटर इनटेक होता है, आपका खाना पीना होता है, उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन होता है। जब आप उनका इनटेक करते हैं तो आपको ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमआरआई। एमआरआई क्या होता है? तो इसका आप सभी को ही पता होगा, ये होता है हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉनस सॉल्क इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर। जॉनस सॉल्क थे, उन्होंने किसका टीके का आविष्कार किया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन। कौन सा विटामिन रक्त जमावट में मदद करता है? तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, सी, के, डी। तो ये आपको पता ही है, जो हमारा विटामिन के होता है वो आपका ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करता है। तो या खून का थक्का जमने के लिए विटामिन के ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। शरीर के तापमान से विनियमित है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय। आपको बताना है हमारे जो ब्लड ग्रुप्स थे वो किसने डिस्कवर किए थे। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं जो हमारे रोनाल्ड रोज थे, इन्होंने हमारे मलेरिया किस कारण होता है उसके बारे में पता किया था, और इन्हें ही इसमें नोबेल प्राइज भी मिला है इस वर्क के लिए। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, कभी मलेरिया की बात हो तो आप रोनाल्ड रॉस के बारे में करेक्ट कर सकते हैं। आपको मुझे बताना है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कि हमारा कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो सभी से खून ले सकता है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। तो ये आपको दो क्वेश्चन मुझे बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज। आपको मनुष्य का सामान्य रक्तचाप बताना है। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन ए 80/120 mm ऑफ एच जी, जो हमारा मरकरी होता है उसके कॉलम के रिस्पेक्ट में हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइट येलो ड्यू टू। जो गाय का दूध का रंग होता है वो थोड़ा पीला क्यों होता है, किस कारण होता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैरोटीन, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक अगर आप बात करें, बीटा कैरोटीन की वजह से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन प्रेजेंट इन फिंगर नेल्स। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? तो ये आपका मौजूद होता है ऑप्शन डी, कैरेटीन। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो आपका येलो कलर है वो मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरोक्रोम।
आप याद रख सकते हैं, यूरोक्रोम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर? मिल्क शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है आपको लैक्टोज को। और ये आपका लीस्ट मतलब सबसे कम शुगर होती है इसमें, आप ये याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा किस में होती है? आपकी होती है फ्रक्टोज में, मैक्सिमम, या स्वीटेस्ट शुगर आप जिसे कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। फ्रक्टोज आपका जनरली फ्रूट्स में पाया जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो अगर हम हिंदी के सेक्शन की बात करें तो इसका जो हमारा राइट आंसर था दुग्ध शर्करा। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मीठी चीनी किसे कह सकते हैं हम, तो ये होता है आपके फल शर्करा। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज? आपको बतानी है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन ए महाधमनी यानी कि ऑर्टा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको मुझे बताना वेना काबा क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, तो आपको मुझे बताना है वेना काबा क्या है। ये भी सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ आपको बताना है ये क्या है वेना काबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन? मस्तिष्क के किस हिस्से को लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है? या हम बात करें अपने जो एक एक्टर है नाना पाटेकर, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है, यहाँ पर मारने का नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रिलेट करें तो अच्छा रहता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरेबेलम, या ऑप्शन बी सेरेबेलम। तो इसलिए नाना पाटेकर की बात याद रखें कि छोटा दिमाग सेरेबेलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज? आपको बताना है मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैसीन, या हाउजेन लिख दिया है इन्होंने, ये देखिए ये नहीं, ये होना चाहिए आपका कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज? आपके पास चार ऑप्शन है, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या सलाइवरी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? आपका सनलाइट्स या सन रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन कंटेन नाइट्रोजन? कौन सी विटामिन में आपकी जो नाइट्रोजन होती है? तो नाइट्रोजन होती है आपकी, ये होती है आपकी विटामिन बी में। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन ए राइट आंसर है, बी में आपकी नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डॉली वाज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोन्ड? मतलब एक क्लोनिंग है, तो सबसे पहले जो एक क्लोनिंग हुई थी, तो डॉली आपको बताना है किस क्लोन का नाम था और वो क्या था। तो जो डॉली, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे शीप होना चाहिए था, ये मैंने शिप लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं यानी कि भेड़। देखिए इसीलिए यहाँ पर जहाज हो गया, यहाँ पर आना चाहिए था भेड़। तो ये मैं करेक्ट कर दूंगा। तो डॉली किसका नाम था? ये था आपका भेड़ का नाम यानी कि शीप का नाम। देखिए ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमने देखिए इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन की है तो आपको वीडियो शायद पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, बिकॉज एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सारे क्वेश्चंस मुझे खुद टाइप करने होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन सीधा कॉपी और पेस्ट नहीं किया जाता है। आप प्लीज़ अपना स्कोर भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।